हेलो स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश में ग्राम स्वशासन पर हमारी जो चर्चा चल रही थी, उसी के क्रम में आज हम देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायतों की स्थिति क्या है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। तो जहां ग्राम सभा की कल्पना एक विधायिका के रूप में की गई, ग्राम पंचायत को कार्यपालिका का दर्जा दिया गया, वहीं न्याय पंचायत की कल्पना ग्रामीण न्यायपालिका के रूप में की गई। और न्याय पंचायत न्यायपालिका के रूप में पारंपरिक रूप से ही हमारे देश में वजूद में रही है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो पंचायती राज स्थापित किया गया, पंचायती व्यवस्था स्थापित की गई, उसमें इन न्याय पंचायतों को अपेक्षाकृत कम महत्व मिल पाया या व्यावहारिक कारणों से इनका गठन नहीं हो पाया। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश भारत के उन 8 प्रमुख राज्यों में से है जहां ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के साथ साथ न्याय पंचायत का गठन भी कानून बनाकर किया गया था। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम जो 1947 में बनाया गया, उसके अध्याय 6 की धारा 42, 48 और 52 में न्याय पंचायतों के गठन और उनके क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया। संविधान का अनुच्छेद 40, जहां पर पंचायती संस्थाओं का जिक्र है, उसमें भी न्याय पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया। आज जब हम ये देखते हैं कि जो औपचारिक न्यायालय हैं वो काम के बोझ तले दबे हुए हैं, कई बार न्यायाधीशों के द्वारा भी ये मत व्यक्त किया जाता है कि न्यायाधीशों की कमी है, केसेस बहुत ज्यादा लंबित हैं। ऐसी स्थिति में अगर ग्रामीण विवादों का निपटारा ग्राम स्तर पर ही कर दिया जाए तो न केवल न्यायपालिका के कार्यभार में कमी आएगी, बल्कि गांव के लोगों को भी शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सकेगा, क्योंकि हर ग्रामवासी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो कोर्ट तक पहुंचे, वकील की फीस दे और बार बार हर तारीख पर उपस्थित होकर मुकदमे की पैरवी करवाए। इसलिए गांव में कई बार लोग अन्याय सह लेते हैं लेकिन कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, लिहाजा उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। न्याय पंचायतों के माध्यम से कम उन्हें अपने गांव में विवादों का समाधान मिल जाएगा और ये ज्यादा खर्चीला भी उनके लिए नहीं होगा। इसी तर्क के आधार पर न्याय पंचायतों का गठन किया गया और उसके गठन की सिफारिश की जाती है। ये जो न्याय पंचायत के सदस्य होते हैं, वो ग्राम पंचायत का जब गठन हो जाता है तो उसके सदस्यों में से ही नामित किए जाते हैं और इस न्याय पंचायत की अध्यक्षता एक सरपंच के द्वारा की जाती है। इस न्याय पंचायत में 10 से लेकर 30 तक सदस्य हो सकते हैं और इन पंचायतों को अधिकतम 250 रुपए का अर्थदंड देने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन ये कैद की सजा नहीं सुना सकती। हकीकत यह है कि न्याय पंचायतों में ज्यादातर जो विवाद होते हैं उनका समाधान आपसी समझौते से ही हो जाता है और ये इस बात से सिद्ध होता है कि जिन राज्यों में न्याय पंचायतें गठित हैं, क्रियाशील हैं, वहां के मुकदमों की संख्या औपचारिक अदालतों में बहुत कम है।
बिहार और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। और हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा माना जाता है कि गांव के 100% केसेस न्याय पंचायतों द्वारा ही हल किए जाते हैं। और यही है वजह है कि न्यायालयों में जितने भी लंबित मुकदमे हैं उसमें बिहार की हिस्सेदारी केवल 6% है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें ज्यादा सक्रिय नहीं रही हैं। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के गठन में तो रुचि दिखाती है, लेकिन न्याय पंचायत के गठन के प्रति उदासीन है। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार 1972 में न्याय पंचायतों का गठन किया गया था। और आज स्थिति यह है कि जून 2017 में एक प्रस्ताव पारित करके न्याय पंचायतों को समाप्त ही कर दिया गया, क्योंकि इन पंचायतों को अपने काम में असमर्थ पाया गया, अव्यावहारिक पाया गया और अप्रासंगिक पाया गया कि इन न्याय पंचायतों के माध्यम से विवादों का समाधान होने के बजाय स्थिति ये है कि ग्राम पंचायत भी अपना काम ढंग से पूरा नहीं कर पाती है। गुटबंदी का विकास हुआ है, जातिवाद का विकास हुआ है इन न्याय पंचायतों में, लिहाजा इनको बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो इनको अव्यावहारिक समझते हुए, असमर्थ समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां के लिए इन्हें समाप्त कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में पंचायती संस्थाओं में केवल ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और जिला पंचायतें क्रियाशील हैं। न्याय पंचायत अब वजूद में नहीं है। हालांकि इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ कि न्याय पंचायत जैसी पारंपरिक संस्था को समाप्त करने का प्रयास किया गया और इस एक तरह से उसे समाप्त ही कर दिया गया। तो न्याय पंचायत भी ग्रामीण स्वशासन का एक हिस्सा रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति क्या है ये आपको जानना चाहिए। अब लास्टली, जो पंचायती संस्थाएं ग्रामीण स्तर पर सक्रिय हैं, क्रियाशील हैं उत्तर प्रदेश में, उनका मूल्यांकन करने की बारी है। क्या वो पूरी तरह सफल कही जा सकती हैं? जिस उद्देश्य से उनकी स्थापना की गई थी, क्या उस उद्देश्य को प्राप्त करने में वो सफल रही हैं, या उनके उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में कुछ समस्याएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ मुद्दे हैं जो उनको प्रभावी ढंग से कार्य करने में बाधक बन रहे हैं? ये हम देखेंगे एक एक करके। 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया तो आशा ये की गई कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिए जाने से उनकी स्थिति सुधरेगी, पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे, लोग लोकल लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, ये सोचा गया था। लेकिन लगभग 3 दशक बीत गए हैं इस संवैधानिक संशोधन को लागू हुए। 3 दशकों के बाद भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पंचायत संस्थाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रही हैं। हालांकि हमारे देश में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पंचायतों ने अपने आप को आत्मनिर्भर पंचायत के रूप में, आत्मनिर्भर ग्राम के रूप में पेश किया है। वहां पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं,
बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र की जो मान पंचायत है, जो पुणे जिले में क्रियाशील है। इस पंचायत को इस बात का श्रेय है कि इसने पूरे गांव को वाईफाई सुविधा से संपन्न कर दिया है और पंचायत द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सभी ऑनलाइन संपन्न किए जाते हैं। जो भी सुविधाएं ग्रामवासियों को मुहैया कराई जाती हैं, चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, अन्य तरह के प्रमाण पत्र हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, सफाई की व्यवस्था हो, कृषि कार्य में सहायता करना हो, लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना हो, ये सभी कार्य सुविधाजनक ढंग से संपन्न करने के लिए ऑनलाइन मोड को चुना गया है। ऐसे ही गुजरात का पुंसारी गांव है, जिसकी पंचायत को आदर्श पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ, क्योंकि गांव को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी पंचायतें अच्छा कार्य कर रही हैं। हरियाणा जैसा प्रांत, जहां पर लिंगानुपात कम है, वहां पर पंचायतों के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे जो बालिका शिशु की दर है उसमें वृद्धि हो और लिंगानुपात को बराबर किया जा सके। उत्तर प्रदेश में भी सीखड़ एक ब्लॉक है मिर्जापुर जिले में, जहां के ब्लॉक को खुले में शौच से मुक्त ब्लॉक घोषित किया गया है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत पूरे देश में गांव-गांव में, घर-घर में टॉयलेट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इस योजना के तहत सीखड़ ब्लॉक में पूरे गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है। न केवल टॉयलेट्स के निर्माण किए गए हैं, बल्कि ऐसी प्रैक्टिसेस भी डेवलप की गई हैं, ऐसी परंपरा, ऐसा अभ्यास किया गया है ताकि लोग खुले में शौच करने से बच सके। जैसे बच्चों का एक समूह गठित किया गया है जो खुले में शौच करने वाले लोगों को रोकते हैं, बागीचों में पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और जब कभी भी कोई व्यक्ति उन्हें नजर आता है शौच करने के लिए, तो वो सीटियां बजाकर उसे भगाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि पंचायती संस्थाएं सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उनके द्वारा ग्राम स्तर पर जिस स्वराज्य की कल्पना की गई थी, उस स्वराज्य की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है, सफल कदम बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से जब हम प्रदेश की पंचायती संस्थाओं का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये बहुत सारी समस्याओं से भी ग्रस्त है और इन समस्याओं के कारण ही ये प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रही हैं। कुछ एक तो सफल हो रही हैं, लेकिन सभी के हाथ ये सफलता नहीं लग रही है। निष्पक्ष रूप से अगर हम इन पंचायती संस्थाओं का मूल्यांकन करें तो हम ये पाते हैं कि इन संस्थाओं के चुनाव तो नियमित रूप से हो रहे हैं 73rd अमेंडमेंट के बाद, और जैसा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधानित किया गया कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये वित्त आयोग भी हर 5 वर्ष बाद गठित हो रहा है और उसके द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय सुझाव भी दिए जा रहे हैं कि कैसे पंचायती संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग इस दिशा में कार्य कर रहा है। महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का परिणाम ये हुआ है कि उनकी संख्या में दिनों दिन वृद्धि हुई है। लोकल लेवल पर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है
और स्थिति ये है कि भारत में निर्वाचित पदों पर आसीन महिलाओं की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, 1.4 मिलियन। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, उस आरक्षण को क्रियान्वित किया गया है और ब्लॉक लेवल पर, ग्राम स्तर पर या जिला स्तर पर आरक्षण का लाभ इन वर्गों को मिला है। इनमें सक्रियता बढ़ी है, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागृति आई है। समाज की मुख्य धारा में धीरे धीरे करके ये शामिल हुए हैं। लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ साथ, अनुसूचित जातियों, जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ साथ गांव में अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। खासतौर से महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है। यह भी देखा जा रहा है कि महिला प्रतिनिधि स्वयं कार्य न करके अपने पति या पुत्र के माध्यम से कार्य करती हैं, क्योंकि पारंपरिक रूप में उनमें अब भी शिक्षा का अभाव है, जागरूकता की कमी है और अब भी वो अपना कार्य का दायरा घर तक सीमित मानती हैं। लिहाजा कई बार उनके पुत्रों या पतियों के द्वारा, चूंकि सीट महिला के लिए आरक्षित है, तो महिलाओं को खड़ा जरूर कर दिया जाता है इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनके कार्यों का संचालन उनके घर के पुरुष सदस्य ही करते हैं। ये महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण नहीं है, ये केवल नाम का प्रतिनिधित्व कहा जा सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है और इस समस्या को दूर करने के लिए महिलाओं को खुद आगे बढ़ना होगा, खुद सचेत होना होगा। इसके साथ साथ 2018 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये बताया गया कि 26 क्षेत्र पंचायतों और 144 ग्राम पंचायतों के द्वारा उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं का खुद निर्माण नहीं किया जा सका और बजट का निर्माण भी वो नहीं कर पाई। यानी ग्राम पंचायतें इस बात में सक्षम नहीं थीं, ग्राम पंचायत के सदस्य इस काबिल नहीं थे कि वो अपने गांव के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण कर सकें और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए धन की आपूर्ति करने वाले बजट का निर्माण कर सकें। तो ये स्थानीय स्तर पर अक्षमता का एक उदाहरण है। ज्यादातर ये पाया गया कि ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो अपने जीवन में पहली बार या दूसरी बार उन पदों पर चुनकर आए हैं, लिहाजा उनको सार्वजनिक जीवन में कार्य करने का अनुभव भी नहीं है और कार्य के अनुरूप उनका प्रशिक्षण भी नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं है कि कैसे, कब, किन कार्यों को किन कानूनों के अनुसार संचालित करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, ज्ञान और अनुभव की कमी, जिसके कारण वो अपने विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए न तो योजनाएं बना पाते हैं और न ही बजट का निर्माण कर पाते हैं। 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायतों को अपने वित्तीय संसाधन खुद जुटाने का अधिकार दिया गया है कि पंचायतें चाहे तो लोकल लेवल पर टैक्स लगाकर, उसकी उगाही करके अपने वित्तीय स्रोतों को बढ़ा सकती हैं, जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर उनकी निर्भरता कम से कम होगी और अपनी विकास योजनाओं को वो खुद अपने संसाधनों के आधार पर क्रियान्वित कर पाएंगी। ये छूट पंचायती संस्थाओं को 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से प्रदान की गई। लेकिन व्यवहार में क्या देखा गया? व्यवहार में ये पाया गया कि पंचायतें अपने कुल खर्च का
केवल 4 से 5% भाग ही जुटा पा रही हैं और अब भी धन के लिए वो राज्य और केंद्र सरकार पर निर्भर बनी हुई है। तो वित्तीय बाधा भी है क्योंकि वो खुद अपने रिसोर्सेज नहीं जुटा पा रही हैं। एक और वित्तीय बाधा यह है कि केंद्र सरकार पंचायतों को अनुदान देने के लिए जो धनराशि देती है वो सीधे पंचायतों को न देकर राज्य सरकारों को देती है और उनसे ये अपेक्षा करती है कि वो 15 दिनों के भीतर उन्हें पंचायतों को सौंप देंगी। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में ये पाया गया कि राज्य सरकार पंचायतों को अनुदान देने में देरी करती है, जिससे पंचायतों के कार्य संचालन में बाधा पहुंचती है और प्राप्त धनराशि का उपभोग भी समय के अंतर्गत नहीं हो पाता। साथ ही राज्य सरकार जो वित्त पंचायतों को देती है वो वित्त बहुत कम होता है क्योंकि अपने पूरे राजस्व का जितना भी राज्य सरकार को टैक्स के माध्यम से आमदनी प्राप्त होती है उसका केवल 4 से 5% हिस्सा ही पंचायतों को दिया जाता है और वो भी समय से नहीं दिया जाता। इतना कम धन ग्रामीण विकास की योजनाओं और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये भी एक समस्या है पंचायतों के सामने उत्तर प्रदेश में। ग्राम पंचायतों की भी रुचि ज्यादातर केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में ज्यादा रहती है, लिहाजा वो स्वयं अपने लिए अपने गांव के विकास के लिए योजनाएं नहीं बना पाती। वो केवल इस बात में दिलचस्पी लेती हैं कि केंद्र सरकार जो योजनाएं बना रही है उसके लिए जो धनराशि दे रही है उसी धनराशि के आधार पर वो उन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगी। तो पंचायत संस्थाओं को स्वायत्त बनाने के लिए ये जरूरी है कि वो खुद अपने क्षेत्र के लिए अपने गांव के लिए विकास की योजनाएं खुद बनाएं। अभी तक पंचायतें ऐसा नहीं कर पा रही हैं, ज्यादातर पंचायतें। इसके साथ साथ संविधान का जो संशोधन किया गया पंचायती संस्थाओं के विषय में उनको अधिकार प्रदान करने के लिए, उसमें यह कहा गया कि राज्य सूची में जो 29 विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, उन 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया जाए। राज्य सरकारें इन पर कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को दे दें। राज्य सूची में वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन उन सारे विषयों में से 29 विषयों को छांट लिया गया कि ये स्थानीय प्रकृति के हैं, लिहाजा इन पर कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को दिया जाना चाहिए। व्यवहार में क्या देखा गया कि राज्य सरकार ने 29 में से केवल 16 विषय ही पंचायतों को हस्तांतरित किए और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय अब भी राज्य सरकार के पास ही हैं। तो ये भी एक बाधा है कि राज्य सरकार अपनी शक्ति का हस्तांतरण करने में इच्छुक नहीं दिखाई देती है। वो बहुत धीरे धीरे पंचायती संस्थाओं को शक्तियों का हस्तांतरण कर रही है। प्रदेश सरकार ने पंचायतों को कर लगाने की शक्ति भी नहीं प्रदान की है, जिसके कारण वो राजस्व की कमी से जूझ रही हैं, धन की कमी से जूझ रही हैं। स्वयं पंचायती संस्थाएं अनिच्छा और अक्षमता की स्थिति से भी जूझ रही हैं, क्योंकि उनकी दिलचस्पी उन योजनाओं को अपनाने में नहीं होती जिनमें सार्थक ढंग से व्यय किया जा सके, कुछ काम किया जा सके। जो आधारभूत स्थानीय आवश्यकताएं हैं
उनको भी पूरा करने में ये असमर्थ दिखाई देती है। इसके साथ साथ पंचायती संस्थाएं कुछ संरचनात्मक कमियों से भी जूझ रही हैं, क्योंकि आज के युग के अनुरूप उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कुशल कामगार नहीं है उनके पास। बनर्जी ने 2013 में जब अध्ययन किया पंचायती संस्थाओं पर, तो ये बताया कि राज्य सरकारें पंचायतों को सार्थकता प्रदान करने से बचती हैं। ज्यादातर सरकार के द्वारा पंचायतों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो अक्षम है, कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है, और इस अक्षमता के नाम पर पूरी शक्ति राज्य सरकार अपने पास ही रखना चाहती है। तो ये भी एक बाधा है पंचायती संस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण में। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जो पंचायती संस्थाएं हैं, उनके कार्यों में आपसी समन्वय का अभाव भी देखने को मिलता है, जिसके कारण विकास योजनाएं नहीं निर्मित हो पाती, बजट का निर्माण नहीं हो पाता और उसका क्रियान्वयन प्रॉपरली नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि बजट का जो प्रारूप ब्लॉक पंचायत के द्वारा बनाया गया या ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया, वो ब्लॉक स्तर पर पूरी तरह स्वीकृत नहीं हुआ, या ब्लॉक के द्वारा जो बजट का प्रारूप जिला पंचायत के पास भेजा गया ग्राम पंचायतों से लेकर, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं दिखा कि तीनों स्तर की संस्थाएं आपस में मिलजुल कर बजट को एक अच्छा रूप दे सकें और उस बजट के माध्यम से उसका क्रियान्वयन कर सकें। यही बात योजनाओं के निर्माण के संबंध में कही जा सकती है। एक तो प्राथमिक रूप में ग्राम पंचायतें योजनाओं को बनाने में दिलचस्पी नहीं लेती, और अगर कभी बनाती भी हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, ब्लॉक में कार्य करने वाले कामगारों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा उसमें कमियां निकाली जाती हैं, और उन कमियों के माध्यम से वो योजना साकार रूप नहीं ले पाती, अंतिम रूप नहीं ले पाती। तो ये भी एक बाधा है, समन्वय की कमी पंचायती संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर। चुनावी राजनीति दूषित होने के उदाहरण भी पंचायती संस्थाओं में देखने को मिल जाते हैं। जातिवाद, संप्रदायवाद जैसी जो प्रवृत्तियां हैं, इनसे पंचायतें अछूती नहीं हैं। 2011 में एक अध्ययन किया गया जिसमें इसी बात की पुष्टि की गई कि पंचायती राज व्यवस्था जाति और लिंग जैसे तत्वों से प्रभावित है। इसके साथ साथ पंचायती संस्थाओं के गठन और कार्यों के प्रति खुद ग्रामीण जनता में भी जागरूकता का अभाव है। द्विवेदी और पोद्दार ने 2013 में जो अध्ययन किया, उस पर यही बताया कि पंचायती संस्थाएं अनुभव और कुशलता के अभाव और साथ ही जन सहभागिता की कमी से जूझ रही हैं। गांव के लोग ज्यादातर रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और यही वजह है कि वे ग्राम सभा की बैठकों में उनकी कोई रुचि नहीं होती, और रुचि इसलिए भी नहीं होती क्योंकि पंचायती संस्थाओं के विषय में उन्हें कोई कानूनी ज्ञान भी नहीं दिया गया है, और ना अपनी पहल पर उन्होंने इस दिशा में कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। तो जब तक पंचायतों के संबंध में कानूनी जानकारी उन्हें नहीं दी जाएगी, उनकी सहभागिता नहीं बढ़ाई जाएगी, पंचायती संस्थाएं विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के रूप में विकसित नहीं हो सकती। ये भी कहा जाता है कि पंचायती संस्थाएं कार्मिकों की संख्या में कमी से भी जूझ रही हैं,
उनके पास आवश्यक इंजीनियर या अन्य तकनीकी विद नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले कार्मिक उनके पास नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे काम लंबित रह जाते हैं और कई बार उन्हें योजनाओं के लिए निर्गत बजट भी वापस करना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उनमें एक समस्या ये भी कही जा सकती है कि विभिन्न स्तरों पर पंचायती संस्थाओं के कार्यों का भी स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है। केवल ये कह देने से कि क्षेत्र पंचायत उन कार्यों को करेगी जिन कार्यों का संबंध बहुत सारे गांवों से हो। बहुत से सारे गांवों के लिए अगर एक जैसी विकास योजना बनाई गई है, एक क्षेत्र में कार्य करना है, तो उस कार्य की पहल क्षेत्र पंचायत के द्वारा की जाएगी। अदरवाइज जो कार्य क्षेत्र पंचायत के हैं उसकी सूची में जो शामिल हैं, उनमें से ज्यादातर कार्य ग्राम पंचायतों की सूची में भी शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि ग्राम पंचायतें ये सोचें कि ब्लॉक पंचायत के द्वारा किया जाएगा और ब्लॉक पंचायत ये सोचे कि ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाएगा। तो कार्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए पंचायती संस्थाओं के मध्य, ताकि वो अपने कार्यों को समझते हुए, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए कार्यों को संपन्न करने में रुचि लें और इसके लिए उनकी जवाबदेही भी निश्चित की जानी चाहिए। तो इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए जाते हैं, जैसे उनकी वित्तीय समस्या का समाधान जरूरी है और वित्तीय स्रोतों का वो स्वयं सृजन कर सकें, स्वयं अपने सोर्सेज बना सकें इनकम के। इसके लिए उनका आवश्यक प्रशिक्षण भी जरूरी है। इसके साथ साथ जैसा कि अभी बताया मैंने और जैसा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 6ठी रिपोर्ट में भी कहा गया था कि पंचायती संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया जाना चाहिए और उनकी सीमाएं तय की जानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है पंचायती संस्थाओं की क्रियाशीलता को प्रभावी बनाने के लिए। ये कहा जाता है कि विषयवार अलग अलग कार्यों का विभाजन किया जाना चाहिए, यानी जो कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे जाएं, क्षेत्र पंचायतों को वो ना दिए जाएं, उनका विषय क्षेत्र बिल्कुल अलग हो, और जिला पंचायत को जो विषय सौंपे जाएं वो क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं होने चाहिए। यह भी सजेस्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे कि वो वित्तीय और आर्थिक अधिकारों का अधिक से अधिक हस्तांतरण पंचायती संस्थाओं के पक्ष में करे। इसके साथ पंचायतों में अक्षमता की कमी को दूर करने के लिए यह भी सुझाव दिया जाता है कि पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए कुछ योग्यताओं का मानक तय किया जाना चाहिए। कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, प्राविधिक योग्यता तय की जानी चाहिए, ताकि जब वो चुनकर जाएं तो प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। राज्य सरकार के द्वारा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उसके द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उन सजेशंस को क्रियान्वित करने की कोशिश की जानी चाहिए। और साथ ही इस बात के मूल्यांकन के लिए भी एक स्पष्ट तंत्र होना चाहिए कि राज्य सरकार के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार या वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्योंकि पंचायती संस्थाओं के कार्य में एक बड़ी बाधा यह भी है कि राज्य सरकार शक्ति हस्तांतरण के प्रति, वित्तीय अधिकारों के हस्तांतरण के प्रति अनिच्छुक
दिखाई देती है। तो इन सारे सजेशंस पर अमल करके, इन सारे सुझावों पर ध्यान देकर पंचायती संस्थाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है।